Unit 8 Me and My Surroundings. Chapter 8 Organ Systems of Our Body. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the main organ system of the body, about the functions of some organ systems of the body. सीखने का उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे शरीर के मुख्य ऑर्गन सिस्टम्स, अंग प्रणाली के बारे में. शरीर के कुछ ऑर्गन सिस्टम्स, अंग प्रणालियों के कार्यों के बारे में. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यह पाठ बच्चों को मानव शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञान प्रदान करता है. बच्चों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे विभिन्न अंग प्रणालियां मिलकर शरीर की गतिविधियों को संचालित करती हैं. ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के कार्यों को जानने से बच्चे अपने शरीर के कार्यों को बेहतर समझ सकेंगे. यह ज्ञान उनके लिए स्वस्थ जीवन जीने और शरीर के रखरखाव में सहायक होगा. The human body is made up of tiny structures called cells. Cells are so small that you cannot see them with your naked eyes, but you can see them under a microscope. Cells of similar kind are grouped together in regular fashion to form tissues. Similar tissues are grouped together to form an organ. The organs which help in performing a specific function are grouped together to form system. मानव शरीर टाइनी स्ट्रक्चर्स, सूक्ष्म संरचनाओं से बना है जिन्हें सेल्स, कोशिकाएं कहा जाता है. कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि आप इन्हें अपनी नेकेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप इन्हें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के तहत देख सकते हैं. समान प्रकार की कोशिकाएं एक नियमित फैशन में ग्रुप टुगेदर एकत्रित की जाती हैं ताकि टिश्यूज, ऊतकों का निर्माण हो सके. समान टिश्यूज को एकत्रित किया जाता है ताकि ऑर्गन्स, अंगों का निर्माण हो सके. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव शरीर की संरचना कोशिकाओं से शुरू होती है, जो सबसे छोटी इकाइयां हैं और जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है. जब समान कोशिकाएं एकत्रित होती हैं, तो वे टिश्यूज का निर्माण करती हैं, और जब समान टिश्यूज एकत्रित होते हैं, तो वे ऑर्गन्स बनाते हैं. इसके बाद ऑर्गन्स जो किसी विशेष फंक्शन, कार्य को करने में मदद करते हैं, एक साथ ग्रुप्ड होते हैं ताकि एक सिस्टम, प्रणाली का निर्माण हो सके. इस प्रकार मानव शरीर की जटिलता को समझने के लिए कोशिकाओं से लेकर अंगों और प्रणालियों तक के इस क्रम को समझना आवश्यक है. The human body has 8 main organ systems: skeletal system, breathing system, circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system, excretory system, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मानव शरीर में 8 मुख्य अंग प्रणालियां हैं. स्केलेटल सिस्टम, कंकाली तंत्र. ब्रीदिंग सिस्टम, श्वसन तंत्र. सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र. नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. एक्सक्रीटरी सिस्टम, निर्वाचक तंत्र. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव शरीर की जटिलता को समझने के लिए इन 8 अंग प्रणालियों का ज्ञान महत्वपूर्ण है. स्केलेटल सिस्टम हड्डियों और ढांचे को प्रदान करता है, जबकि ब्रीदिंग सिस्टम शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त और पोषक तत्वों का प्रवाह सुनिश्चित करता है, और नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार का कार्य करता है. मस्कुलर सिस्टम हमें गति देने में मदद करता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को पचाने का कार्य करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है.
इन सभी प्रणालियों के समुचित कार्य से ही मानव शरीर स्वस्थ रहता है। हाउ डू दीज ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म देयर फंक्शंस? लेट अस नो मोर अबाउट सम ऑफ देम। Info zone. Teeth start growing at the age of 6 months. The first set of teeth are called milk teeth. A child has bees milk teeth. The milk teeth fall out around the age of 6. The second set of teeth grow, which are called permanent teeth. An adult has 32 permanent teeth. सूचना क्षेत्र। दांत 6 महीने की उम्र में बढ़ने लगते हैं। पहले सेट के दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। एक बच्चे के पास 20 दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत लगभग 6 साल की उम्र में गिर जाते हैं। दूसरे सेट के दांत निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। एक वयस्क के पास 32 स्थायी दांत होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दांतों का विकास बच्चों के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो दूध के दांत उनके मुंह में जगह बनाते हैं और खाने में सहायता करते हैं। ये दांत लगभग 6 साल की उम्र में गिरने लगते हैं, जिससे स्थायी दांतों की वृद्धि होती है। परमानेंट टीथ का विकास तब होता है जब बच्चे बड़े होते हैं और ये दांत लंबे समय तक रहते हैं। इस प्रकार दांतों का यह विकास बच्चे के समुचित स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Digestive system. The main organs of the digestive system are the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and the anus. The process of digestion starts in the mouth. The mouth consists of salivary glands, tongue and teeth. पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुंह, खाद्य नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है। मुंह में लार ग्रंथियां, जीभ और दांत होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाचन तंत्र का सही ढंग से कार्य करना मानव शरीर के लिए आवश्यक है। माउथ, मुंह में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जहां खाना चबाया जाता है और लार द्वारा नर्म किया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, लार का उत्पादन करती हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। टंग, जीभ, खाना चबाने और निगलने में मदद करती है, जबकि टीथ, दांत, भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं। इस प्रकार पाचन तंत्र के ये मुख्य अंग एक साथ मिलकर भोजन को पचाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The food we eat is broken down into small pieces by the teeth. Open your mouth in front of a mirror and count your teeth. हम जो खाना खाते हैं उसे दांतों द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अपने मुंह को एक आईने के सामने खोलें और अपने दांतों की गिनती करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दांत खाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो दांत उसे चबाने और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे उसे पचाना आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि छोटे टुकड़ों में खाना अधिक कुशलता से पचता है। दांतों की संख्या की गिनती करना बच्चों को अपने शरीर के बारे में जागरूक करता है और यह समझने में मदद करता है कि दांत किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। There are 4 kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. The functions of the teeth and their number in an adult have been given below. दांतों के 4 प्रकार होते हैं: इंसिजर्स, काटने वाले दांत; केनाइन्स, नुकीले दांत; प्रीमोलर्स, पूर्वमोलर दांत; और मोलर्स, मोलर दांत। एक वयस्क में दांतों की संख्या और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दांतों के विभिन्न प्रकार विभिन्न कार्यों के लिए होते हैं। इंसिजर्स का मुख्य कार्य काटना होता है, जबकि केनाइन्स नुकीले होते हैं और उनका उपयोग भोजन को चीरने के लिए किया जाता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स का कार्य भोजन को चबाना और कुचलना है। एक वयस्क के पास आमतौर पर 32 दांत होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकार का दांत एक विशिष्ट भूमिका निभाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।
यह ज्ञान बच्चों को दांतों के महत्व और उनके सही देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक करता है। The salivary glands secrete saliva which gets mixed with food particles with the help of the tongue. The tongue has many bumps called taste buds. They help in identifying different tastes such as sweet, salty, sour and bitter. लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं, जो जीभ की मदद से खाद्य कणों के साथ मिल जाती है। जीभ पर कई उभरे हुए हिस्से होते हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, कहते हैं। ये विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा पहचानने में मदद करते हैं। Let us understand the process of digestion. आइए हम पाचन की प्रक्रिया को समझते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाचन प्रक्रिया में लार और जीभ का क्या महत्व है। लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं, जो खाने को पचाने में सहायक होती है। जब हम खाना खाते हैं तो जीभ उसे चबाने में मदद करती है और लार के साथ मिलाकर उसे नरम करती है। टेस्ट बड्स हमारे मुंह में स्वाद की पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा खाना किस प्रकार का है। यह प्रक्रिया पाचन के पहले चरण का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करती है कि भोजन को आसानी से पचाया जा सके। डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. The teeth break down the food into small pieces. Saliva from the salivary glands mixes with the food. The food becomes soft and mushy. It goes down into the stomach via the food pipe. भोजन का पाचन। पाचन प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार, जो लार ग्रंथियों से निकलती है, भोजन के साथ मिलती है। भोजन नरम और चिपचिपा हो जाता है। यह भोजन पाई, फूड पाइप, के माध्यम से पेट में चला जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाचन की प्रक्रिया के पहले चरण में मुंह का महत्व है। दांत भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं, जिससे वह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। लार भोजन के साथ मिलकर उसे नरम और चिपचिपा बना देती है, जिससे निगलने में आसानी होती है। इसके बाद यह चिपचिपा भोजन भोजन पाई के जरिए पेट में पहुंचता है, जहां आगे की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रारंभिक चरण पाचन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। द स्टमक लुक्स लाइक अ बैग. It has muscular walls which keep contracting and expanding regularly. As a result, food is converted into thick solution. The muscular walls of the stomach also secrete some digestive juices which contain enzymes and acid. Enzymes help in digesting the food partially. Acid kills most of the germs in food. The food gradually goes into the small intestine. The small intestine is a coiled tube. Here the food is mixed with more digestive juices from the liver, pancreas and the gallbladder. These juices digest the food completely. The digested food is absorbed by the walls of the small intestine. From here, it is transported to all parts of the body through blood. The undigested food goes into the large intestine. The walls of the large intestine absorb the major part of water from the undigested food. The undigested food is expelled from the body in the form of feces through the anus. पेट एक थैले जैसा दिखता है। इसके मांसपेशियों की दीवारें होती हैं, जो नियमित रूप से संकुचन और फैलाव करती हैं। इसके परिणामस्वरूप भोजन एक गाढ़े घोल में परिवर्तित हो जाता है। पेट की मांसपेशियों की दीवारें कुछ पाचक रस भी स्रावित करती हैं, जिनमें एंजाइम और अम्ल होते हैं। एंजाइम भोजन को आंशिक रूप से पचाने में मदद करते हैं। अम्ल भोजन में मौजूद अधिकांश कीटाणुओं को मार देता है। भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत एक घुंघराले ट्यूब की तरह होती है। यहाँ भोजन को जिगर, अग्न्याशय और पित्ताशय से आने वाले और पाचक रसों के साथ मिलाया जाता है। ये रस भोजन को पूरी तरह से पचाते हैं। पचे हुए भोजन को छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
यहाँ से इसे रक्त के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। जो अव्यक्त भोजन होता है वह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें अव्यक्त भोजन से अधिकांश पानी को अवशोषित करती हैं। अव्यक्त भोजन को मल के रूप में गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाचन प्रक्रिया में पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत का क्या महत्व है। पेट भोजन को एक गाढ़े घोल में बदलता है, जबकि छोटी आंत में जिगर और अग्न्याशय के पाचक रसों के साथ भोजन को पूरी तरह से पचाया जाता है। यहाँ से पचे हुए भोजन को शरीर में पोषक तत्वों के रूप में पहुँचाया जाता है। बड़ी आंत का काम अव्यक्त भोजन से पानी को अवशोषित करना है और फिर इसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। इस तरह पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने और अव्यक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली। The main organs of the respiratory system are the nose, windpipe and the lungs. श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं नाक, श्वसन नली और फेफड़े। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग क्या हैं और उनका कार्य क्या होता है। नाक वायुमंडल से हवा को ग्रहण करती है और उसे गर्म करती है, जिससे फेफड़ों में जाने वाली हवा साफ और गर्म रहती है। श्वसन नली, जिसे वायुमार्ग भी कहते हैं, हवा को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। फेफड़े उस स्थान हैं जहां ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। श्वसन तंत्र का यह संतुलन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। Let us understand the process of respiration. आइए श्वसन की प्रक्रिया को समझें। The process of respiration starts from the nose. We inhale the air through our nose. The nose has hair and mucus which prevent dust, dirt and germs from getting into the body. The air from the nose enters the windpipe and travels down into two large tubes called bronchi and reaches the lungs. The lungs have very thin blood vessels called blood capillaries. The blood in these capillaries absorbs oxygen from the lungs and releases carbon dioxide. The oxygen is carried to all parts of the body through the blood. It burns the digested food and releases energy. When we breathe out, the lungs contract. This forces carbon dioxide to go out from the lungs through the nose. श्वसन की प्रक्रिया नाक से शुरू होती है। हम अपने नाक के माध्यम से हवा को अंदर लेते हैं। नाक में बाल और बलगम होते हैं जो धूल, गंदगी और कीटाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं। हवा नाक से श्वसन नली में प्रवेश करती है और दो बड़े ट्यूबों, जिन्हें ब्रोंची कहते हैं, के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में बहुत पतले रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त कैपिलरी कहा जाता है। इन कैपिलरी में रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में ले जाई जाती है। यह पाचन किए गए भोजन को जलाने में मदद करती है और ऊर्जा छोड़ती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम नाक के माध्यम से हवा को अंदर लेते हैं। नाक में बाल और बलगम होते हैं जो बाहरी गंदगी, धूल और कीटाणुओं को रोकते हैं। इसके बाद हवा श्वसन नली में जाती है और ब्रोंची में विभाजित होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में मौजूद रक्त कैपिलरी ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। यह ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैली हुई रक्त धमनियों के माध्यम से जाती है और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है। अंत में जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर को जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करती है। ब्रीदिंग मैनर्स। To keep your respiratory system work properly, you should
Always breathe in fresh air. Breathe through your nose and not the mouth. Never cover your face while asleep. Keep the windows of your room open to let in fresh air. सांस लेने के तरीके। अपने श्वसन तंत्र को ठीक से काम करने के लिए आपको चाहिए हमेशा ताज़ी हवा में सांस लें। नाक के माध्यम से सांस लें, मुंह से नहीं। सोते समय कभी भी अपना चेहरा न ढकें। अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ताज़ी हवा में सांस लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त होती है। नाक के माध्यम से सांस लेने से धूल और गंदगी को रोकने में मदद मिलती है, जिससे श्वसन तंत्र सुरक्षित रहता है। सोते समय अपना चेहरा ढकना अवांछनीय है क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी कर सकता है। इसके अलावा कमरे की खिड़कियां खुली रखने से ताज़ी हवा का प्रवाह बना रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इन सभी उपायों से हम अपने श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद कर सकते हैं। इन्फो जोन। सूचना क्षेत्र। Baby is born with pink lungs. As we get older, our lungs darken because we breathe dirty air. A person at rest breathes in and out about 13 times a minute. With each breath, about 500 cc of air is taken in. On average, the lungs of an adult man can hold about 6 liters of air. A woman's lungs hold slightly less air, about 4.5 लीटर्स। एक बच्चा गुलाबी फेफड़ों के साथ जन्म लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे फेफड़े गंदे वायु के कारण काले हो जाते हैं। एक आराम से बैठा व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 13 बार सांस लेता है। प्रत्येक सांस में लगभग 500 सीसी हवा ली जाती है। औसतन एक वयस्क पुरुष के फेफड़े लगभग 6 लीटर हवा रख सकते हैं। महिला के फेफड़े थोड़े कम हवा रखते हैं, लगभग 4.5 लीटर। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे फेफड़ों की संरचना और कार्यप्रणाली कैसे होती है। नवजात शिशु के फेफड़े गुलाबी रंग के होते हैं, जो उनकी स्वास्थ्य का संकेत है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और गंदे वायु में सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े काले हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति आराम करते समय प्रति मिनट 13 बार सांस लेता है और प्रत्येक सांस में 500 सीसी हवा ली जाती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। औसतन पुरुषों के फेफड़े लगभग 6 लीटर हवा को पकड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि महिलाओं के फेफड़ों की क्षमता थोड़ी कम होती है, यानी लगभग 4.5 लीटर। यह जानकारी श्वसन प्रणाली के आकार और कार्यक्षमता को समझने में मदद करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system carries blood around the body. It consists of a pump, called the heart, and a branching system of tubes, called blood vessels. Our body has three main types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry blood away from the heart. Veins carry blood back to the heart. Capillaries are tiny blood vessels that connect arteries with veins. They go to every part of the body. संचार प्रणाली। संचरण प्रणाली शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य करती है। इसमें एक पंप होता है, जिसे दिल, हार्ट कहते हैं, और एक शाखित नली प्रणाली होती है, जिसे रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: आर्टरी, धमनियां, वेन, शिराएं, और कैपिलरी, सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं।
आर्टरी रक्त को दिल से दूर ले जाती हैं। वेन रक्त को फिर से दिल की ओर लाती है। कैपिलरी सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं जो आर्टरी को वेन से जोड़ती हैं। ये शरीर के हर हिस्से तक जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संचार प्रणाली का क्या कार्य है और इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। संचार प्रणाली का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में संचारित करना है। दिल, जो कि एक पंप की तरह कार्य करता है, रक्त को पंप करके रक्त वाहिकाओं में भेजता है। आर्टरी रक्त को दिल से बाहर ले जाती हैं, जबकि वेन रक्त को दिल की ओर वापस लाती हैं। कैपिलरी रक्त वाहिकाओं का एक प्रकार है जो आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन बनाते हैं, जिससे रक्त शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचता है। यह संपूर्ण प्रणाली हमारे शरीर के स्वास्थ्य और कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Let's us understand the function of the circulatory system step by step. आइए हम परिसंचरण तंत्र के कार्य को चरण दर चरण समझें। The heart is located in the chest. Arteries and veins are connected to it. Veins carry impure, deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. One side of the heart pumps this blood to the lungs to get oxygen. After getting oxygen, this blood goes back to the heart. Arteries carry oxygenated blood to different parts of the body. In this way, oxygenated and deoxygenated blood flow through the body. The heart of a healthy person beats 72 times a minute. Each time it beats, it pumps blood. दिल छाती में स्थित होता है। आर्टरी और वेन इससे जुड़ी होती हैं। वेन शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध, अवायवीय रक्त को दिल तक लाती हैं। दिल का एक भाग इस रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पंप करता है। ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद यह रक्त फिर से दिल में लौटता है। आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती हैं। इस तरह से ऑक्सीजन युक्त और अवायवीय रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हर बार धड़कने पर यह रक्त को पंप करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिल का कार्य क्या है और यह रक्त के संचार में किस प्रकार से मदद करता है। दिल शरीर का केंद्रीय पंप है जो रक्त को फेफड़ों और अन्य अंगों में भेजने का कार्य करता है। वेन अशुद्ध रक्त को दिल तक लाते हैं, जबकि आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से दिल और रक्त वाहिकाएं मिलकर संपूर्ण शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर के सभी अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। एक स्वस्थ दिल की धड़कन हमें यह बताती है कि हमारा संचार प्रणाली सही ढंग से काम कर रहा है। इन्फोजोन, सूचना क्षेत्र। When you were baby, you had less than a liter of blood, not enough to fill jug. When you grow up, you will have about 5 liters of blood, enough to fill half bucket. Some insects have blue or green blood. Your heart has 2 sides. The left side is bigger than the right one. It takes about a minute for drop of blood to travel from the heart to your toes and back again. जब आप एक बच्चे थे, आपके पास 1 लीटर से कम रक्त था, जो एक जग को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब आप बड़े होंगे, आपके पास लगभग 5 लीटर रक्त होगा, जो आधे बाल्टी को भरने के लिए पर्याप्त है। कुछ कीड़ों का रक्त नीला या हरा होता है। आपका दिल 2 हिस्सों में बंटा होता है। बायां हिस्सा दाएं हिस्से से बड़ा होता है। एक बूंद रक्त को दिल से आपके पैरों की उंगलियों तक और वापस आने में लगभग 1 मिनट लगता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रक्त की मात्रा और दिल की संरचना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
एक शिशु के पास रक्त की मात्रा कम होती है, जो बढ़ने पर अधिक हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कैसे बदलती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कुछ जीवों का रक्त रंगीन होता है, जो उनके जैविक संरचना को दर्शाता है। दिल की दो भागों की संरचना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अंत में, रक्त के प्रवाह की गति हमें दिल और संचार प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। You know that undigested solid food is expelled from the body as faces through the anus. Do you know how the liquid wastes are excreted from the body? The excretory system helps to excrete the liquid wastes. The main organs of the excretory system are the kidneys. Excretory प्रणाली। आप जानते हैं कि पाचन न होने वाले ठोस भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि तरल अपशिष्ट शरीर से कैसे निकाले जाते हैं? निष्कासन प्रणाली तरल अपशिष्ट को निकालने में मदद करती है। निष्कासन प्रणाली के मुख्य अंग किडनी, गुर्दे होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शरीर में अपशिष्ट के निष्कासन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठोस अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकाला जाता है, जबकि तरल अपशिष्ट को निकालने के लिए एक अलग प्रणाली होती है, जिसे निष्कासन प्रणाली कहते हैं। किडनी इस प्रणाली के प्रमुख अंग हैं, जो शरीर से तरल अपशिष्ट को निकालने का कार्य करती हैं। किडनी रक्त को छानकर शरीर में से अनावश्यक तरल और पदार्थों को बाहर निकालती हैं, जिससे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर के अंदर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त पानी को निकालती है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। Let us understand the main functions of the kidneys. आइए गुर्दे के मुख्य कार्यों को समझें। There are two kidneys in our body. They are bean-shaped. They are located on either side of the backbone in the abdomen. The main function of the kidneys is to purify the blood. When blood passes through them, they take out the liquid waste from the blood. This liquid waste is called urine. Urine from the kidneys goes to the bladder where it is stored until it leaves the body through a tube called the urethra. हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं। ये बीन्स के आकार की होती हैं। ये पीठ की हड्डी के दोनों तरफ पेट में स्थित होती हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना है। जब रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, तो यह रक्त से तरल अपशिष्ट को बाहर निकालती है। इस तरल अपशिष्ट को मूत्र कहा जाता है। किडनी से मूत्र मूत्राशय, ब्लैडर में जाता है, जहां इसे तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि यह एक नलिका, जिसे मूत्रनली, यूरेथ्रा कहा जाता है, के माध्यम से शरीर से बाहर नहीं निकलता। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किडनी की संरचना, स्थिति और कार्य के बारे में जानकारी दी गई है। किडनी बीन्स के आकार की होती हैं और यह पीठ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती हैं। उनका मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना है, जिसमें वे रक्त से तरल अपशिष्ट को निकालती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट को मूत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूत्र को मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है, जहां यह तब तक रहता है जब तक कि इसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को निकालती है। What is dialysis? Dialysis is a process in which a kidney machine filters the blood of a patient. It is used to help people whose own kidneys do not work properly. Dialysis क्या है?
डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एक किडनी मशीन मरीज के रक्त को छानती है। इसका उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जाता है जिनकी अपनी किडनी ठीक से काम नहीं करती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किडनी फेल होने पर उपयोग की जाती है। जब किसी व्यक्ति की किडनी अपनी प्राकृतिक क्षमताओं से रक्त को साफ करने में असमर्थ होती है, तब डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। यह प्रक्रिया एक मशीन के माध्यम से की जाती है जो रक्त को छानती है, जिससे हानिकारक अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकाल दिया जाता है। डायलिसिस जीवन रक्षक साबित हो सकती है क्योंकि यह मरीज को उनके रक्त को शुद्ध रखने में मदद करती है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करती है। इन्फो जोन। Your kidneys filter all the blood in your body about 300 times each day. People can live with one kidney only. If one kidney is diseased or damaged, it can be removed and other kidney will do the job of 2 kidneys. सूचना क्षेत्र। आपकी किडनियां आपके शरीर का सारा रक्त लगभग 300 बार हर दिन छानती हैं। लोग केवल एक किडनी के साथ भी जी सकते हैं। अगर एक किडनी बीमार या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे निकाला जा सकता है और दूसरी किडनी 2 किडनियों का काम करेगी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किडनियों का कार्य कितनी महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है। किडनियों की इस उच्च क्षमता के कारण वे रोजाना रक्त की बहुत बड़ी मात्रा को छानती हैं, जिससे शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सके। मनुष्य एक किडनी के साथ जीने में सक्षम है क्योंकि दूसरी किडनी उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति की एक किडनी कार्य नहीं कर रही है तो उसे हटाने के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। To remember, the human body has 8 main organ systems. There are 4 kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. The digestion of food completes in the small intestine. The exchange of gases, i.e. oxygen and carbon dioxide, takes place in the lungs. Arteries carry blood away from the heart. Veins carry blood back to the heart. The heart of a healthy person beats 72 times a minute. The main function of the kidneys is to purify the blood. We should take care of all our body organs. मनुष्य के शरीर में 8 मुख्य अंग प्रणाली होती हैं। दांतों के 4 प्रकार होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। खाद्य का पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में पूरा होता है। गैसों का आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में होता है। आर्टरीज रक्त को दिल से दूर ले जाती हैं। वेन्स रक्त को दिल की ओर वापस लाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। किडनियों का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना है। हमें अपने सभी अंगों का ध्यान रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव शरीर की संरचना और उसके विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली कितनी जटिल और महत्वपूर्ण होती है। यह जानकारी हमें यह समझाती है कि शरीर के सभी अंग और प्रणालियां आपस में मिलकर काम करती हैं। दांतों के प्रकार से लेकर रक्त के प्रवाह तक हर एक अंग का अपना एक विशेष कार्य है। यह भी दर्शाता है कि हमारी सेहत के लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर के अंगों का ख्याल रखें ताकि वे सही तरीके से कार्य कर सकें और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें।